हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर पर मैंने आपको इनकम टैक्स में रूल्स 4 के बारे में बताया था। रूल्स 4 में दो सेक्शन आते हैं, सेक्शन 25A और 25B। और रूल्स 4 किस लिए बनाया गया मैंने आपको बताया था। ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, याद करिए, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है कि जो किराया मकान मालिक को कोई किराएदार न दे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इनकम टैक्स में या टैक्सेशन में। ये चीज़ आपको रूल्स 4 बताता है। इसमें मैंने आपको प्रोविजन बताया था। इसका प्रोविजन मैंने आपको बताया कि दो प्रोविजन होते हैं। पहला प्रोविजन बताया था व्हेन रूल्स 4 आर सेटिस्फाइड, जब रूल्स 4 सेटिस्फाइड हो। और दूसरा मैंने आपको भी पढ़ाया नहीं तो वही आज पढ़ाना है, व्हेन रूल्स 4 आर डिससेटिस्फाइड, जब नियम 4 खुश ना हो, डिससेटिस्फाइड। पहली केस पर एक बार मैं फिर से फोकस करता हूं। जब रूल्स 4 सेटिस्फाइड होता है तो ये मान लिया जाता है कि मकान मालिक को बकाया किराया मिलेगा नहीं। अनरियलाइज्ड रेंट कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय लैंडलॉर्ड। इस केस में अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड नहीं होता है। अनरियलाइज्ड रेंट कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय लैंडलॉर्ड। इसी वजह से लॉस होता है, ये लैंडलॉर्ड के लिए लॉस होता है। और लॉस होने की वजह से इसका क्या ट्रीटमेंट होता है टीआर 2 में मैंने आपको बताया। आज मुझे पढ़ाना है और इस पर मैंने क्वेश्चन भी कराए थे। और क्वेश्चन मैंने आपको शायद इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 कराया था। बुक का एक क्वेश्चन है आप में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसी पर है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हम आपको इस टाइम का ये तो वही पहले बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको पीडीएफ में आपको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। क्या क्या इंफॉर्मेशन है। म्युनिसिपल वैल्यू है 4 लाख, फेयर रेंट वैल्यू 3,60,000, स्टैंडर्ड रेंट आपका 450 है, एक्चुअल रेंट 50,000 रुपये पर मंथ। द बिल्डिंग रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये बिल्डिंग 2 महीने खाली है। अनलाइज्ड रेंट 50,000 है। कंडीशंस ऑफ द रूल्स 4 आर सेटिस्फाइड। म्युनिसिपल टैक्स 25,000 ऑनर ने दिया और 25,000 टेनेंट ने दिया। अगर म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट देता है तो उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, मैंने आपको पहले बताया था। फिलहाल मैं पहले इस क्वेश्चन को बता देता हूं आपको, तब मैं आपको दूसरा प्रोविजन बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको, वैसे भी मैं आपको हाउस प्रॉपर्टी में क्वेश्चन नंबर 1 बता चुका हूँ, 2 बता चुका हूँ, 3 बता चुका हूँ और 4 से ही शुरुआत भी करनी थी। कुछ क्वेश्चन तो आपके ऐसे सॉल्व हो जाएंगे बच्चों चुटकी भर में, क्योंकि उनका रिश्ता सीधे प्रोविजन से होगा, उनका रिश्ता कानून से होगा। कानून के साथ साथ कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे और कुछ क्वेश्चन जो बचेंगे, जो सबको मिलाकर होंगे मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन, उनको जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक बार में वो भी खत्म हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एससी मल्होत्रा साहब का। इनकम टैक्स में एससी मल्होत्रा का पढ़ा रहा हूँ, एससी मल्होत्रा साहब। इसमें पीडीएफ आपको मिला होगा, लेकिन शॉर्टकट में मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। म्युनिसिपल रेंट वैल्यू रुपीज 4 लाख, फेयर रेंट वैल्यू रुपीज 3,60,000, एक्चुअल रेंट वैल्यू यानी एआरवी है या इसी को एक्चुअल रेंट वैल्यू आपका है 4 रुपीज 50,000 पर मंथ, 50,000। स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू 4,50,000। ये आपका पर एनम है, ये भी आपका पर एनम है, ये भी आपका पर एनम। हाउस इज remained vacant for
रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ, हाउस 2 महीने के लिए खाली। अनरियलाइज रेंट दे रखा है, अनरियलाइज रेंट ₹50,000। यहाँ UR का मतलब है अनरियलाइज रेंट, ये 50,000 है। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई मालिक ऑनर, ऑनर ने म्युनिसिपल टैक्स पे किया 25,000, ध्यान रखेंगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई किराएदार टेनेंट, इसने भी 25,000 म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया। ये सवाल है। कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू, कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू, शुद्ध वार्षिक आय निकालो। क्वेश्चन नंबर बुक का 4 है। ये चीज मैंने आपको बताया, क्वेश्चन देखने से आपको ये लग रहा है। इसमें एक चीज और भी है, जहां पर अनरियलाइज्ड रेंट 50,000 लिखा है बुक में, वहां देखिए लिखा होगा कि रूल्स 4 आर सर्टिफाइड, नियम 4 खुश है। तो बहुत अच्छी बात है। आपको एनुअल वैल्यू निकालना है, नेट एनुअल वैल्यू। सबसे पहले आपको जीएबी निकालना पड़ेगा, और जीएबी निकालने के लिए आपको दिख रहा है कि मकान 2 महीने खाली है। अगर मकान 2 महीने खाली है तो पार्टली वैकेंट हाउस हो गया, यानी 10 महीने का जो आपका एक्चुअल रेंट होगा, 10 महीने का जो आपका एक्चुअल रेंट होगा बच्चों, वो आपका माना जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग करेंगे। आंसर जब भी हम लोग करेंगे वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1 में ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ पार्टली वैकेंट हाउस, पार्टली वैकेंट हाउस का जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है बच्चों, वो आपका होगा एक्चुअल रेंट के बराबर, एक्चुअल रेंट ऑफ 10 मंथ। यहाँ 10 महीने का जो एक्चुअल रेंट मिलेगा, कैसे 10 महीने का, 2 महीने आपका मकान खाली है, 2 महीने कोई नहीं रहा है उसमें, तो पार्टली वैकेंट हाउस माना जाएगा। और 10 महीने का जो आपका एक्चुअल रेंट होगा, 1 महीने का रेंट है 50,000, तो 10 महीने का होगा 5 लाख। ये आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा बच्चों। लेकिन यहाँ पर अनरियलाइज्ड रेंट है, और जब जब अनरियलाइज्ड रेंट होता है और रूल्स 4 सर्टिफाइड लिखा है, जब रूल्स 4 सर्टिफाइड होगा तो इसका मतलब अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी नहीं हो सकती है, जो भी अप्राप्त किराया है उसकी वसूली नहीं हो सकती है, मकान मालिक इसको मांग नहीं सकता है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसके लिए लॉस है। इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था। तब आप न्यू ITR कैसे भरेंगे, इस चीज को मैं बताने चल रहा हूं आपको। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। ये तो आपकी वर्किंग हो गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में, ये बात हमने आपको बता दी। अब हम लोग फटाफट इस बात को जान लें कि जब आप न्यू ITR भरेंगे, न्यू ITR 2 जब भरेंगे, और किस केस में भरेंगे, जब नियम 4 खुश हो, व्हेन रूल्स 4 आर सर्टिफाइड। लगभग मैंने इस कानून पर 3-4 सवाल करा दिए इसको लेकर के। ये बार बार ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर यही होना है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमको पता चल गया कितना है, 5 लाख प्लस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, ओनर ने कितना दिया, 25,000। और मैंने आपको बताया था जब रूल्स 4 सर्टिफाइड होता है तो अनरियलाइज्ड रेंट भी आपके लैंडलॉर्ड के लिए घाटा होता है, लैंडलॉर्ड का नुकसान होता है, उसको भी आपको ध्यान रखना। अनरियलाइज्ड रेंट क्वेश्चन में कितना दिया था, इसमें अनरियलाइज्ड रेंट क्वेश्चन में 50,000 है। ये दोनों आपके माइनस हो जाएंगे, यानी 75,000 माइनस हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन में नेट एनुअल वैल्यू पूछा था और आपका आंसर आएगा 4,25,000। नहीं तो किताब फट जाएगी बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। बुक का क्वेश्चन नंबर 4 का यही जवाब होगा जब भी आप ITR 2 पढ़ेंगे। ITR 2 क्या होता है,
हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल के और अदर सोर्सेज के लिए होता है। ITR 2 सबसे बड़ा होता है, इसी वजह से मैं पहले ITR 2 आपको पढ़ा रहा हूँ। ये बात, ये आपका नियम 4 जब संतुष्ट होता है, इस पर हमने 3-4 क्वेश्चन करा दिए। मेरा मानना है कि रूल्स 4 का 50% पोर्शन आप जान गए हैं और 50% अभी बाकी, उसको मुझे कराना है। वो 50% क्या है? When rules 4 are satisfied आप जान चुके, क्या एक्शन रिएक्शन आपको करना है। When rules 4 are not satisfied or dissatisfied, इसका रिएक्शन आपको जानना है, समझना है। अब उसी का कंसेप्ट मैं बताने चल रहा हूँ। ये तो बासी खाना था जो आप अभी खा रहे हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रूल्स 4 जब आपका सेटिस्फाइड ना हो, when rules 4 are not satisfied or dissatisfied, बात वही, जब नियम 4 आपसे नाराज हो, खुश ना हो। When rules 4 are dissatisfied, जब नियम 4 खुश ना हो, जब नियम 4 नाराज। इसका कंसेप्ट क्या है? ये आपसे वाई में पूछा जाता है कि जब रूल्स 4 सेटिस्फाइड होता है तो क्या होता है। तो बहुत लोग सोचते हैं सेटिस्फाइड होने का मतलब पॉजिटिव चीज है, नहीं, गलत, आपके विचार गंदे हैं। रूल्स 4 सेटिस्फाइड होने का मतलब ये है कि खुशी वो मकान मालिक को नहीं होती, खुशी होती किराएदार, क्योंकि किराएदार को किराया नहीं देना है। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में लैंडलॉर्ड का तब नुकसान हो गया। ITR हम किराएदार के लिए भरते नहीं, ITR हम भरते किसके लिए? जिसकी इनकम किसकी? लैंडलॉर्ड की। तो वहाँ पर रूल्स 4 सेटिस्फाइड होने पर उसका नुकसान होता है, उसका एक्शन रिएक्शन आप देख चुके हैं। अब रूल्स 4 जब डिससेटिस्फाइड होता है तो यहाँ पर इनकम टैक्स क्या कहता है, इसको आपको जानना है। यहाँ पर इनकम टैक्स कहता है कि मकान मालिक उसके घर पे चढ़ के वसूली कर सकता है। किसके घर पे? किराएदार के, कि भैया तुमने किराया क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, किराया दीजिए, वसूली करना है, वसूली भाई बन के। यहाँ पर वसूली भाई वसूली कर सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। और जब भी वसूली हो जाएगी, नहीं पूरा मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो जितना भी एक्चुअल रेंट आपको रियलाइज हो जाएगा, अनलाइज रेंट जितना भी रिकवर्ड हो जाएगा, एरियर्स ऑफ रेंट, बकाया किराया जितना भी मिल जाएगा, कई शब्द होते हैं उसके, अनपेड रेंट जितना भी आपको मिल जाएगा, वो सब आपकी इनकम जनरेट करेगा। इससे आपकी इनकम बढ़ेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको करना क्या है, इसके बारे में कंसेप्ट ये है, इन दिस सिचुएशन landlord can recover his unrealized rent from tenant। ऐसी सिचुएशन में लैंडलॉर्ड जो है, लैंडलॉर्ड किराएदार से वसूली कर सकता है। हिंदी में भी, ऐसी दशा में लैंडलॉर्ड अपने टेनेंट से यानी किराएदार से वसूली कर सकता है, ये नियम है, कानून। ये हमारे घर का नियम नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। और वसूली कर लिया अगर तो इनकम बढ़ जाएगी, तब आपका ITR चेंज हो जाएगा। ITR इसकी वजह से जब आप न्यू ITR भरेंगे, थोड़ा समझ लें, तो फॉर्मेट क्या होगा न्यू ITR 2 का जो नया ITR आपका बनेगा, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, व्हेन रूल्स 4 आर डिससैटिस्फाइड, नियम 4 जब खुश ना हो, व्हेन रूल्स 4 आर डिससैटिस्फाइड। और फॉर्मेट आपका जैसे था, इससे आपकी इनकम बढ़ेगी, इसलिए फॉर्मेट थोड़ा सा ध्यान से रखिए। समझना क्या है कि ग्रास एनुअल वैल्यू जैसे आप करते हैं वो तो रहेगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा, लेस
म्युनिसिपल टैक्स या लोकल टैक्स पेड बाई मकान मालिक, ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, इसको आप माइनस करेंगे तब आपका आएगा नेट एनुअल वैल्यू। क्या आएगा? नेट एनुअल वैल्यू। ध्यान से समझिए, जैसे आप नॉर्मल वर्किंग करते थे वही वर्किंग हो, लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी शुद्ध वार्षिक आय बढ़ गई। एक फायदा होता है, अनलाइज रेंट जब आप वसूलते हैं तो उस पर हाउस टैक्स नहीं देना चाहिए, उसका फायदा हो जाता है। इसीलिए एक फायदा ये होता है कि जो अनलाइज रेंट रिकवर्ड होता है, इसको बोलते हैं यूआरआर, अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड, यूआरआर, या एरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड, इसको आप बोल सकते हैं शॉर्टकट में यूआरआर, अनरियलाइज्ड रेंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। जो आपकी शुद्ध वार्षिक आय होती है नेट एनुअल वैल्यू, उससे आपकी इनकम और बढ़ जाती है वसूली करने के बाद। वसूली भाई जब भी वसूली करके लाते हैं तो शुद्ध वार्षिक आय बढ़ती है, ना कि ग्रास एनुअल वैल्यू। आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि अनरियलाइज्ड रेंट जो है अगर उसकी रिकवरी होती है वो किसका पार्ट है? वो ग्रास एनुअल वैल्यू का पार्ट है, वो ग्रास एनुअल वैल्यू का पार्ट है कि नेट एनुअल वैल्यू का? तो आपका जवाब होगा कि अनरियलाइज्ड रेंट की अगर रिकवरी हुई है तो दैट इज पार्ट ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, क्योंकि उस पर हाउस टैक्स नहीं दिया जाता है, उस पर हाउस टैक्स नहीं दिया जाता है, मैं बार बार बता रहा हूं। तो आप इसको आप इसमें ऐड कर देंगे, और जब ऐड कर देंगे तो फॉर्मेट जरा देखिए यहाँ आ जाएगा, इसको बोलेंगे टोटल एनएवी। टोटल का मतलब समझ, समीशन ऑफ एनएवी। ये आपका ये एनएवी प्लस ये एनएवी, ये भी आपका ग्रास एनुअल वैल्यू नहीं, नेट एनुअल वैल्यू है, यूआरआर। इसको ऐड कर देंगे तो आपका टोटल एनएवी आ जाएगा, और इसके बाद आप स्टैंडर्ड डिडक्शन मांग लेंगे। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में दो चीजें मैंने आपको बताया, 30%। अब यहाँ पर 30% किसका होगा? टोटल एनएवी। 30% आप टोटल एनएवी, या आपका जो टोटल एनएवी आया उसका 30%। और दूसरी एक बात और, इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरी एक बात और है इंटरेस्ट ऑन लोन, प्री और पोस्ट वाला, ये तो आप जान रहे हैं। यही आप दोनों माइनस कर देंगे फटाफट, इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी आप माइनस कर देंगे, तब आपको पता चल जाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तब आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये बात आपको डन, फिर से बात को समझ लीजिए, एकदम दिख रहा है आपको क्लियर? इसमें आप देख सकते हैं ग्रास एनुअल वैल्यू प्लस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मकान मालिक में एनएवी आ गया। अनलाइज्ड रेंट एनएवी का पार्ट होता है जो रिकवर्ड हो जाए, जो मिल जाए, इससे आपकी एनएवी बढ़ गई। और आपको जो छूट मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में, अब 30% आप एनएवी नहीं, टोटल एनएवी, टोटल एनएवी मतलब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ये जो आएगा उसका 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन, इनको आप माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये आपका ध्यान रखना, ये आपका फॉर्मेट है। तो एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं, जब भी नियम 4 नाराज होता है, आर डिससेटिस्फाइड जिसको आप बोलते हो, ऐसी सिचुएशन में इनकम टैक्स का आदेश होता है कि हे मकान मालिक आप जाइए घर से वसूली करिए। लेकिन हाँ, वसूली आप कर पाइए चाहे ना कर पाइए, बात समझिए। जैसे लोग वसूली करने घर पहुंचे और वो नहीं दिया, आपने पुलिस को बुला लिया, पुलिस को कुछ खिला पिला दिया, या वसूली करने के लिए आप घर जा रहे हैं तो आपका कुछ पैसा खर्च होता है, यात्रा के दौरान किराया हो गया, या आपके होटल लॉजिंग और फूडिंग के खर्च हो गए, उन खर्चों का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसका मतलब आप ध्यान रखें, जिसको बोलते क्या है कि हम अनलाइज्ड रेंट से जुड़ा अगर कोई खर्च, अनलाइज्ड रेंट की वसूली के लिए अगर हमने कोई खर्च किया, हमने मतलब लैंडलॉर्ड, तो इनकम टैक्स में डिसअलाउड होता है। आप वसूली करने चले गए, पुलिस वाले को खिला दी, भैया हमारा पैसा नहीं दे रहा, लीजिए 1000 रुपये, 50,000 का मामला है, चलिए वसूली कराइए। तो उस 1000 रुपये को जो आपने पुलिस वाले को दिया है, किसी गुंडे वाले को दिया है, या अपने ऊपर खर्च किया है, उसका इनकम टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, उसका इनकम टैक्स में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसीलिए वो भी मैं बताऊंगा। और ये बात आ गई आपकी, जो भी आप वसूली करके लाए हैं उससे आपका नेट एनुअल वैल्यू बढ़ जाएगा, फिर आपको जैसे एज इट इज हमने बताया। अब यहाँ पर एक बात हम यहीं पर बता देंगे, तब हम क्वेश्चन कराएंगे। नोटेबल पॉइंट में दो बातें आपको लिखूंगा।
नोटेबल पॉइंट ये है ये नोट्स है, इसके लिए है रूल्स 4 के लिए, नियम 4 की। नोट्स क्या है कि अगर क्वेश्चन में क्लियर ना हो, अगर क्वेश्चन में क्लियर ना हो कि रूल्स 4 आर सेटिस्फाइड है कि डिससेटिस्फाइड, क्वेश्चन में लिखा ना हो, तो आप क्या मानेंगे? डिससेटिस्फाइड। विदाउट एनी मेंशन, विदाउट एनी मेंशन rules 4 are always dissatisfied, always dissatisfied। अगर कुछ ना कहा जाए तो नियम 4 हमेशा खुश नहीं माना जाता है, डिससेटिस्फाइड माना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर वसूली भाई ने वसूली के लिए कोई पैसा खर्च किया, जैसे पुलिस को दिया, ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, अपने पर्सनल खर्च किए, तो उसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। देयर इज नो एनी ट्रीटमेंट, देयर इज नो एनी ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस related from unrealized rent। अनरिलाइज रेंट से जुड़े खर्चों का कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई ट्रीटमेंट नहीं। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे अनरिलाइज रेंट को वसूलने के लिए लैंडलॉर्ड ने पुलिस को 5,000 रुपये दिए, 5,000 रुपये दिए, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये आपका पर्सनल हो गया, ये आप कमजोर थे इसलिए आपने किसी और का सहारा लिया, तब वसूली हुई। उसको इनकम टैक्स में आप ये एक्सपेंस के रूप में नहीं शो कर सकते, ये हमारी नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप चाहेंगे बता देंगे हमारा 5,000 रुपये और खर्च हो गया, आपने वसूली किया 15,000 और आपका खर्च हो गया 5,000, तो आप कहेंगे भैया है 10,000 की हमारी शुद्ध इनकम है, इनकम टैक्स वाले तुरंत पकड़ लेंगे, कहते हैं कि ये फर्जी खर्चे हैं, ये फर्जी खर्चे, फर्जी 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 खर्चे हैं, इनको शो ना करो, ये बात आपको ध्यान रखना। तो ये दो बातें आपको रूल्स 4 पर जरूर समझना है, लिखना है, समझना है। आज आपका नियम 4 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, सेक्शन 25A और 25B भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा सेक्शन 25B जिसको बोलते हैं मैं रूल्स 4 आर डिससेटिस्फाइड, उस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन का मतलब पहले हमारे लैपटॉप से, बाकी कॉपी किताब से। तो नियम 4 का माहौल पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन एक करते हैं। ये आपका दिया है, शॉर्टकट में क्वेश्चन कर लें। ग्रास एनुअल वैल्यू ₹5 लाख, निकालने की जरूरत नहीं, मान लीजिए 5 लाख रुपए है। अनरिलाइज्ड रेंट इज रिकवर्ड किया गया, रिकवर्ड बाई वाइल, नहीं देखिए तो करंट की बात है, रिकवर्ड बाई लैंडलॉर्ड ₹40,000। इसको डेट लिख दे रहा हूँ 1 जनवरी 2019। डेट का कोई मतलब नहीं, लेकिन वसूली जैसे एक बार हुई फिर वसूली की, उसने वसूली कई बार हो सकती है भाई, कई किस्तों में हो सकती है। एरियर्स ऑफ रेंट या बकाया किराए, स्कूल मैं शब्दों को बदल बदल के लिख रहा हूँ, मतलब वही। अनरिलाइज्ड रेंट 1 जनवरी 2019 को 40,000 वसूला, एरियर्स ऑफ रेंट इज रिकवर्ड
बाय लैंडलॉर्ड ₹20,000, ये आपका मान लीजिए 10 फरवरी को है, 10th Feb। कैलकुलेट नेट एनुअल वैल्यू फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 and 21। छोटा सा सवाल एक बार फिर से देख लीजिए। ग्रास एनुअल वैल्यू पहले से दिया है 5 लाख रुपए, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अनलाइज रेंट की रिकवरी लैंडलॉर्ड ने किया 1 जनवरी 2019 को 40,000, फिर बकाया किराया था उसकी वसूली की उसने 20,000। डेट अलग अलग है, कई किस्तों में वसूली हो सकती है। अब आपके मैंने ये बताया था कि जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो कि रूल्स 4 आर सेटिस्फाइड लिखा है, देखो बेटा लिखा है रूल्स 4 आर सेटिस्फाइड तो उस पर वर्क करिए, लिखा है रूल्स 4 आर डिससेटिस्फाइड तो उस पर वर्क करिए, या उसके नेचर पे वर्क करिए। नेचर पे तो नेचर तो क्लियर दिख रहा है, नेचर क्या वसूली हो गई। और जब भी वसूली हो जाएगी, जब वसूली हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, रूल्स 4 आर डिससेटिस्फाइड तो आप पकड़ ही लेंगे। लेकिन इसके बाद भी कुछ ना क्लियर हो तो आपको मैंने बताया था कि रूल्स 4 आर डिससेटिस्फाइड ही माना जाएगी। उसकी इनकम है, इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का फायदा होता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां तक एकदम साफ साफ क्लियर है कि रूल्स 4 आर डिससेटिस्फाइड। कैसे? क्योंकि वसूली हुई है, वसूली हुई है तो रूल्स 4 आर डिससेटिस्फाइड माना जाएगा और वही आईटीआर हम लोग भरेंगे। अब हम लोग इसका जवाब देंगे। जवाब होगा रूल्स 4 आर डिससेटिस्फाइड। आईटीआर जब भी हम लोग भरेंगे, आईटीआर 2 यहाँ लिख देंगे, जब नियम 4 खुश हो, रूल्स 4 आर डिससेटिस्फाइड, खुश नहीं नाराज, वसूली करना है। इसमें मान लीजिए म्युनिसिपल टैक्स नहीं था क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, नैनी पुल से जाके आत्महत्या नहीं करेंगे। ग्रास एनुअल वैल्यू 5 लाख है, क्वेश्चन में म्युनिसिपल टैक्स मैंने नहीं दिया तो नहीं दिया, काम का करना। पहले म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई, मकान मालिक नहीं है तो भी आपकी एनएबी क्या होगी, एनएबी वही होगी जो जीएबी थी, वही आपकी एनएबी होगी। लेस का मतलब ये है आपका, तो स्टैंडर्ड एक्शन अभी नहीं, सबसे पहले आप ट्रीटमेंट करेंगे, अनरिलाइज्ड रेंट रिकवर्ड हो गया, प्लस यूआरआर। ये यूआरआर क्या होता है बच्चों, यूआरआर का मतलब होता है अनरिलाइज्ड रेंट रियलाइज्ड, अनरिलाइज्ड रेंट रिकवर्ड, या एआरआर हो सकता है, एरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड, जो भी हो। आप देखिए 2 किस्तों में मिला है, एक बार कितना मिला था 40,000 और एक बार कितना मिला आपको 20,000, यानी टोटल जो है 2 बार में मिला तो कितना मिला इस फाइनेंशियल ईयर में आपको 60,000 रुपये यूआरआर बढ़ गया। इसकी वजह से टोटल एनएबी बढ़ गई। टोटल एनएबी आपका आंसर क्या आएगा, टोटल एनएबी पूछा गया था, आपका जवाब होगा 5,60,000, ये आंसर होगा। अगर सपोज करिए इसी क्वेश्चन पूछा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालिए, तो आप क्या करते हैं, डिडक्शन दे देते। डिडक्शन में एक ही डिडक्शन आपको मिल पाता जो हमेशा मिलता है, 30% ऑफ टोटल एनएबी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जब तक दिया रहे तब तक देने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेट एनएबी, एनएबी का आंसर अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो 5,60,000 होता है, 5,60,000। नियम 4 खुश है, ये बात आपको ध्यान। 2 बार वसूली, एक बार 40,000 एक बार 20,000, टोटल 60,000 की वसूली हुई। ये आपका फटाफट जवाब हो जाता जो क्वेश्चन मैंने दिया। अब आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 13 होगा, अगर आप पीडीएफ खोलेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 13 इसी पर, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके बुक का है वो इसी पर है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके बुक का इसी पर है बच्चों। हम लोग उसको करते हैं, बुक का क्वेश्चन नंबर 13 है, एस सी मल्होत्रा साहब का पीडीएफ आपके पास पहुंच चुका है, उसको देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन।
फेयर रेंट वैल्यू 72,000, एक्चुअल रेंट जो लेट आउट है 7,000 पर मंथ, स्टैंडर्ड रेंट 60,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। ये 2 साल का म्युनिसिपल टैक्स बकाया है, 2018-19 का 10,000, 2019-20 का 10,000। एक चीज आपको बता दें, म्युनिसिपल टैक्स चाहे 1 साल का बाकी हो बच्चों, चाहे 2 साल का, चाहे 10 साल का, चाहे 100 साल का, चाहे 50 साल का, चाहे 90 साल का, चाहे 180 साल का, चाहे जितने साल का म्युनिसिपल टैक्स बाकी होगा, अगर आप गवर्नमेंट को देना चाहते हो तो दे दीजिए। उसमें गवर्नमेंट का घाटा क्या है? गवर्नमेंट का क्या घाटा भाई? आप उनको कई साल के इकट्ठे जोड़ के दीजिए। जैसे आप किसी से पैसा मतलब उधार लिए रहते हैं तो आप पूरा पैसा चाहे कई किस्तों में दीजिए या आप एक बार में दे दीजिए, तो उसका घाटा क्या हो? तो तुरंत लाओ 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 भाई। ऐसे गवर्नमेंट कहता है इनकम टैक्स आप 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, 20 साल का, म्युनिसिपल टैक्स या हाउस टैक्स 1 साल का, 2 साल का, 4 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 100 साल का, 90 साल का लाइए इकट्ठा दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में कई साल का हाउस टैक्स पे हो सकता है बच्चों। ये आपका 10-10, 20 हजार हो जाएगा। अदर इंफॉर्मेशन में क्या दिया है? हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन खत्म हो गया। हाउस रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कॉमन सेंस है, ये पार्टली वैकेंट हाउस हो गया, ये मकान पार्टली वैकेंट हाउस हो गया, 2 महीने खाली है, इसका मतलब 10 महीने किराया होगा। अब यहाँ ना फेयर रेंट वैल्यू का कोई मतलब है, ना स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू का कोई मतलब है, ना म्युनिसिपल रेंट वैल्यू निकालने की कोई जरूरत है, किसी भी रेंट की कोई जरूरत नहीं, केवल एक्चुअल रेंट को छोड़कर। अगर 1 महीने के किराए 10,000 रुपए हैं तो 10 महीने का जो एक्चुअल रेंट होगा 70,000 रुपए होगा, और 70,000 रुपए आपका जीएवी होगा, ग्रास एनुअल वैल्यू होगा। ये क्वेश्चन पढ़ते समय पार्टली वैकेंट हाउस की पहचान करना मैंने बताया, एक एक चीजों को मैं बहुत डिटेल में बताता हूं, उससे क्या होता है बच्चे कभी भी कंफ्यूज नहीं होते, नहीं तो अपना नुकसान कर लेते हैं। फिर आगे लिखा है एडजस्टमेंट नंबर 2, अनलाइज रेंट, जिसको डिडक्शन के रूप में अलाउ किया गया था 2018-19 में, बट रिसीव्ड 19-20 में पैसा 20,000 रुपए मिल गए, तो इसको बोलेंगे URR। 18-19 में ये इनको मिला नहीं था, यानी एक तरीके से लॉस हो रहा था, लेकिन 19-20 में मिला, कोई बात नहीं है, इसको बोलते हैं अनलाइज रेंट रिकवर्ड 20,000। इससे आपकी इनकम बढ़ गई, रूल्स फॉर आर डिससैटिस्फाइड हो जाएगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कलेक्टिंग अनलाइज रेंट, पुलिस वाले को इसने 5,000 खिला दिए। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कलेक्टिंग अनलाइज रेंट 5,000 खिला दिए, तो यही बात मैं अभी बताया, फर्जी खर्चे, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड, ARR, एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड, एरियर्स ऑफ रेंट रिसीव्ड 12,000 रुपए। देखिए कई किस्तों में आप वसूली कर सकते हो। वसूली भाई, एक बार आपने 20,000 वसूली करा है और एक बार आपने 12,000 वसूली किया है, कुल अनलाइज रेंट आपको 32,000 रुपए मिले। ये आपका क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को मैं सिंपली थोड़ा सा लिख देता हूं। क्वेश्चन को मैं इधर लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन में FRB दे रखा है, ये एनुअल दिया है 72,000 है, स्टैंडर्ड रेंट वैल्यू भी आपका दिया है 60,000 और एक्चुअल रेंट वैल्यू दिया है ₹7,000 पर मंथ। अदर इंफॉर्मेशन में आप क्वेश्चन जरूर लिख लिया करिए, इससे आपको बहुत फायदा होगा। PDF में क्वेश्चन चेक कर लिया करिए, लिख लिया करिए। हाउस जो है 2 महीने के लिए खाली, हाउस इज रिमेन वैकेंट फॉर 2 मंथ। हाउस 2 महीने के लिए खाली। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, म्युनिसिपल टैक्स 2 साल का इकट्ठा दिया है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय मकान मालिक, लैंडलॉर्ड। कहीं भी अगर ये लिखा है म्युनिसिपल टैक्स पेड, ये नहीं लिखा कि किसने दिया, किराएदार के लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड का ही माना जाएगा क्योंकि लाइबिलिटीज उसी की है। इसने 2 साल का दिया है, प्रीवियस ईयर 2018-19 10,000, प्रीवियस ईयर 19-20। मैं फिर से आपको वो बात बताना चाहता हूँ
म्युनिसिपल टैक्स चाहे 100 साल का बकाया हो एक साथ आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पूरा आपको। और अनलाइज रेंट 2 बार आपने वसूली किया है। अनलाइज रेंट आपको एक बार 20,000 रुपये मिला है और फिर वसूली हुई है अनलाइज रेंट की या एरियर्स ऑफ रेंट की 12,000, यानी टोटल अनलाइज रेंट आपको कितना मिला? 32,000 रुपये। टोटल अनलाइज रेंट आपको जो है 2 किस्तों में मिला है वो 32,000 रुपये। कहा कि आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालिए। देखिए ऊपर लिखा है कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जब भी बच्चों ये कहा करें कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है तो एक काम किया करिए, तो आप पूरा ITR भरा करिए, यानी आपको डिडक्शन भी देना पड़ेगा 30% इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दोनों बातें आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन में साफ साफ एक चीज क्लियर हो गया कि ग्रास एनुअल वैल्यू क्या होगी। ये पार्टली वैकेंट हाउस है क्योंकि 2 महीने खाली है, तो 10 महीने का एक्चुअल रेंट जो होगा वो 70,000 रुपये होगा और वही आपका क्या हो जाएगा? ग्रास एनुअल वैल्यू। तो जब भी आप आंसरिंग करेंगे, आंसरिंग में हम लोग वर्किंग करेंगे, वर्किंग नोट आप क्या लिखेंगे? ग्रास एनुअल वैल्यू ऑफ पार्टली वैकेंट हाउस। ये किसके बराबर होगा? यहाँ 2 महीने खाली है तो 10 महीने का किराया निकालेंगे। एक्चुअल रेंट फॉर 10 मंथ, ये 10 महीने के बराबर हो जाएगा। और 1 महीने किराया अगर 7,000 है बच्चों, तो 10 महीने किराया क्या होगा? 70,000। ये आपका पहला GA भी आ गया, ग्रास एनुअल वैल्यू आ गया। और जैसे ही आपका ग्रास एनुअल वैल्यू आएगा, जैसे ही आपका ग्रास एनुअल वैल्यू आएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, जैसे ही आपका ग्रास एनुअल वैल्यू आएगा आप ITR भर देंगे। ITR कैसे भरेंगे? जब रूल्स 4 सेटिस्फाइड हो, डिससेटिस्फाइड क्योंकि वसूली हो चुकी है, और वसूली जब हो जाएगी तो आप ITR का जब फॉर्मेट भरेंगे, ITR 2 नियम 4 डिससेटिस्फाइड, रूल्स 4 आर डिससेटिस्फाइड, ये आप ऊपर जरूर लिख देंगे। और बच्चों इसका जब भी वो होगा तो ग्रास एनुअल वैल्यू आपको पता चल गया 70,000 रुपए लेस 2 साल का म्युनिसिपल टैक्स एक साथ देना है, लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई लैंडलॉर्ड 20,000 रुपए। कैसे 20,000 आपको मैंने दिखाया था क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन लिखा है प्रीवियस ईयर 18-19 का म्युनिसिपल टैक्स 10,000 दिया गया है, 19-20 का म्युनिसिपल टैक्स 10,000 दिया गया है, यानी आपका 20,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स हो गया। तो यानी भी आपका जो बचेगा 50,000, ये लेस के आपका रूल्स 4 आर सेटिस्फाइड है। तो अनलाइज रेंट कितना मिला आपको? ये भी आपको दिख रहा है। अनलाइज रेंट 2 बार आपको मिला है, एक बार आपको 20,000 मिला है और एक बार आपको 12,000 मिला है। तो अनलाइज रेंट तो टोटल कितना मिलेगा? अनलाइज रेंट आपको 32,000 रुपये मिल गया। एक बार पहली वसूली 20,000 की हुई है, दूसरी वसूली आपकी 12,000 की हुई है, तो टोटल अनलाइज रेंट आपको कितना मिल गया? 32,000। इसी वजह से टोटल आपका नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगा 82,000 रुपये, 82,000। क्वेश्चन में अगर NAV पूछता बच्चों तो आपका आंसर ही हो जाता है, लेकिन उसने पूछा कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको डिडक्शन देना पड़ेगा, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अंडर सेक्शन 24 का डिडक्शन 2 डिडक्शन मिलते हैं। पहला आपको मिलेगा 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू, यानी 82,000 का 30%, ये होगा 24,600, ये आपका माइनस हो जाएगा, तो 57,400 रुपये आंसर आएगा, नहीं तो किताब फट जाएगी बच्चों। ये आपका टैक्सेबल इनकम होगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये छोटा सा सवाल हो गया 57,400, ये फटाफट आप नोट कर लेंगे। देखिए रटना नहीं, जो बच्चे रटते हैं हमारे क्लास को वो जीवन में इनकम टैक्स में 90 प्लस नहीं हो सकते। सीखना है कि मैं जो बता रहा हूँ उसी का एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ,
इनकम टैक्स की जो थ्योरी होती है बच्चों, वही उसका एप्लीकेशन होता है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि इनकम टैक्स की थ्योरी पढ़ा रहे हैं अभी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, उनको बाद में पता चलता है कि उस थ्योरी का एप्लीकेशन क्या है। हाउस प्रॉपर्टी में मैं जो प्रोविजन आपको बताता हूँ सेक्शन 22 का, 23 का, 24 का, 25 का, 26 का, अभी 26 को बताने वाला हूं, तो जो लोग उसको प्रोविजन सीखते नहीं, समझते नहीं, केवल रटने का प्रयास करते हैं, तो उनका नुकसान। मैंने आपको क्या बताया, आज की डेट में यही बताया कि जब रूल्स 4 आर डिससेटिस्फाइड होता है तो मकान मालिक किराए पर चढ़ की वसूली करता है। इस क्वेश्चन में देखिए मकान मालिक ने चढ़ के वसूली करा है, 20,000 एक बार वसूला और 12,000 एक बार वसूला, और वसूली करने के लिए उसने 5,000 खर्च भी किया था, पुलिस को दिया था, किसी लोकल दबंग को दिया था, लेकिन उस 5,000 रुपए का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, मैंने पहले लिखा दिया था नोट में। तो सिंपली आपको क्या करना था, ग्रास एनुअल वैल्यू आप निकाल लेते, क्योंकि ये पार्टली वैकेंट हाउस है और पार्टली वैकेंट हाउस का ग्रास एनुअल वैल्यू क्या होता है, एक्चुअल रेंट के बराबर होता है। ये मकान 2 महीने खाली था, तो 10 महीने का जो आपको एक्चुअल रेंट मिला वो क्या हो गया, जेबी हो गया। म्युनिसिपल टैक्स मैं फिर से आपको बता दूं, म्युनिसिपल टैक्स चाहे 1 साल का बाकी हो, चाहे 2 साल का, चाहे 10 साल का, चाहे 100 साल का, एक साथ आप पे कर सकते हैं, सरकार का उससे कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसको आपने माइनस करिए, नहीं भी आ गया। URR का मतलब है अनरिलाइज रेंट रिकवर्ड, 2 बार उसने वसूला, एक बार 20,000, एक बार 12,000, यानी 32,000 की वसूली हुई है, टोटल अभी आपका 82,000 हो गया। फिर उसने पूछा था कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको क्या करना चाहिए था, 30% आप एनएबी का डिडक्शन मिल जाता, और एक इंटरेस्ट ऑन लोन तो है ही नहीं, तो आपका नॉर्मल हो जाता 24,600। यानी ITR 2 के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा 2 मिनट में इसके बाद। तो ITR 2 में 3 तरीके का ITR भरे गए, हाउस प्रॉपर्टी में 3 ITR आपको देखेंगे। एक नॉर्मल ITR जो अभी मैं बताने वाला हूं, एक ऐसा ITR जो जब रूल्स 4 सेटिस्फाइड हो, एक ऐसा ITR जब रूल्स 4 सेटिस्फाइड ना हो, ये तो आपको, और नॉर्मल ITR कैसे भरा जाएगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये तो एक एडजस्टमेंट था, नियम 4 का जब एडजस्टमेंट होता है तो ITR चेंज होता है, नियम 4 का जब एडजस्टमेंट होता है तो ITR चेंज हो जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि जब एक नॉर्मल ITR हम लोग कैसे भरते हैं, इसके बाद तब हम लोग पहुंचेंगे सेक्शन 26 पर। अभी सेक्शन 25 की बात है, इसी समय मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नॉर्मल ITR 2 हम लोग कैसे भरेंगे, क्या फॉर्मेट होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। फटाफट इसको हम लोग जान लें, समझ लें, नोट कर लें, क्योंकि बार बार ये चीज सामने आएगी नहीं। नॉर्मल ITR भरना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जब हम लोग ITR भरते हैं, ITR 2, ये जो मैं बार बार बोल रहा हूं नॉर्मल ITR, नॉर्मल का मतलब जिसमें कोई एडजस्टमेंट ना हो, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक एडजस्टमेंट है। वो एडजस्टमेंट क्या है, रूल्स 4 का एप्लीकेशन। जब भी रूल्स 4 आएगा, चाहे सेटिस्फाइड हो चाहे डिससेटिस्फाइड हो, तो जैसे मैंने आपको बताया है ITR वैसे भरना है, नहीं तो नॉर्मल ITR 2 हम लोग कैसे भरते हैं हम लोग जान लें। पहले हम बता रहे हैं कि लेट आउट हाउस का भरते हैं, पहले समझिए जो किराए का मकान, क्योंकि ऐसा नहीं कि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का ITR नहीं भरा जाता, भरा जाता है। ऐसा मकान जो किराए पर हो, चाहे रेसिडेंशियल पर्पज पर हो, चाहे कमर्शियल पर्पज किराए पर हो, लेकिन किराए पर होना चाहिए। तो लेट आउट हाउस का जब हम लोग ITR भरते हैं तो फॉर्मेट थोड़ा समझ ले, इसी को समझना बहुत जरूरी है। कुछ होता नहीं है, नॉर्मल आप GAV निकाल लीजिए, और GAV कैसे निकलता है आपको बताओ। पार्टली वैकेंट हाउस का GAV एक्चुअल रेंट के बराबर होता है, अदरवाइज RCA कवर्ड या नॉट कवर्ड होगा, ये आपको करना पड़ेगा। लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई
म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय लैंडलॉर्ड, ये आपका नेट एनुअल वैल्यू आ गया, लेस नेट एनुअल वैल्यू आ गया, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 नंबर 1 30% ऑफ एनएबी, नेट एनुअल वैल्यू का 30% माइनस होगा। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मैं पढ़ा चुका हूं प्री और पोस्ट का। इंटरेस्ट ऑन लोन, और आपको जब भी लेट आउट हाउस का इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे जितना हो उसकी कोई लिमिट नहीं, ध्यान रखिए, उस दिन मैंने आपको सिखाया था। लेट आउट हाउस में इंटरेस्ट चाहे 2 लाख हो, चाहे 2 रुपए, चाहे 2 अरब हो, प्री और पोस्ट का उसकी कोई लिमिट नहीं, ये माइनस होगा। तब आपकी टैक्सेबल इनकम पता चल जाएगी कि टैक्सेबल इनकम क्या होगा। ये नॉर्मल आईटीआर है। अब आप कहेंगे सर कि नॉर्मल आईटीआर तो और स्पेशल आईटीआर क्या यहाँ होता है? कोई आईटीआर स्पेशल नहीं होता है। कि जब रूल्स 4 का वो होता है एडजस्टमेंट, तो रूल्स 4 का एडजस्टमेंट मैंने बताया या तो सेटिस्फाइड होगा या तो डिससेटिस्फाइड होगा। सेटिस्फाइड होगा तो म्युनिसिपल टैक्स के साथ उसका लॉस माइनस हो जाता है, या डिससेटिस्फाइड होगा तो इनकम बढ़ जाती। बस इतने होता है। नॉर्मल आईटीआर लेट आउट हाउस का ऐसे ही भरा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पर नॉर्मल आईटीआर भरते समय लेट आउट हाउस का इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने मैंने उस दिन बताया था प्री और पोस्ट का, उसकी कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितना भी इंटरेस्ट सब आप माइनस कर देंगे। ये आपका नॉर्मल आईटीआर है लेट आउट हाउस का, फटाफट नोट कर लीजिए। अब मैं आपको सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का आईटीआर बनाने जा रहा हूं। ये तो आपका लेट आउट हाउस का नॉर्मल आईटीआर है। नॉर्मल आईटीआर है आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय लैंडलॉर्ड, एनएबी आ गया, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में इसकी लिमिट मानी जाती है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये बात हमने फटाफट आपको बता दी। अब मैं आपको सेल्फ यूज हाउस या सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का आईटीआर भरने बता रहा हूँ। बहुत सिंपल आईटीआर होता है। इसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, CUPID, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। इसका जब भी आईटीआर हम लोग भरते हैं, बहुत छोटा बहुत प्यारा आईटीआर होता है, थोड़ा समझ लीजिए। बहुत छोटा बहुत प्यारा आईटीआर इसका होता है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस एक ऐसा हाउस होता है जिसमें मकान मालिक या उसके रिश्तेदार या कोई भी और आदमी अपरिचित रहता हो, जिसमें कोई किराया नहीं मिलता, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए इसकी इनकम नहीं होती। इसीलिए मैंने आपको बताया था सेक्शन 23 कहता है कि इसका जीएबी और एनएबी दोनों शून्य होता है, जीरो होता है, नील। नेट एनुअल वैल्यू तक इसकी वैल्यू शून्य मानी जाती है। इसकी साल भर की शुद्ध कमाई शून्य होती है, और इसको डिडक्शन मिलता है, हाँ मिलेगा, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन वही रहेगा 30% ऑफ एनएबी। एक चीज बताओ बच्चों, अगर इसका एनएबी 0 होता है तो इसका 30% भी क्या हो जाएगा? 0 का 30% 0 हो जाएगा। अगर इसकी कमाई शून्य होती है तो इसका पहला डिडक्शन जो आपका 30% ऑफ एनएबी है वो 0 हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट मिलती है, हाँ मिलती है, इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट मिलती है। ये आपका जो भी रहेगा इसकी लिमिट है, इसकी लिमिट मैंने आपको बताया था, इसकी मैक्सिमम लिमिट मैंने आपको बताया था, याद करिए। या आप प्री और पोस्ट कैलकुलेट भले कर लीजिए, लेकिन लोन की आपको मैंने बताया था बिफोर 1 अप्रैल 1999 30,000, आफ्टर 1 अप्रैल 1999 2 लाख। ये मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर इंटरेस्ट इससे ज्यादा नहीं मिल सकता छूट। इसके बाद यहां पर अगर इंटरेस्ट की आपने छूट ले लिया है, इस मकान से लॉस ही आता है, और लॉस होने से क्या होता है, और उसका लैंडलॉर्ड का फायदा होता है कि टैक्स नहीं देना है।
लॉस होने से लैंडलॉर्ड को फायदा होता है, इसको टैक्स नहीं देना है। इसको आपको ध्यान रखना है। छोटा सा ITR ऐसे भरा जाता है, बना लीजिए फटाफट ये बात, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। ये आपका नॉर्मल ITR है, इसको आप फटाफट बना लेंगे और पूरा इस पर हम जब भी आएंगे क्वेश्चन कराएंगे आपका। अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तक करा दिया है। अब इसके बाद हम लोग बैटिंग करेंगे। अभी सेक्शन 26 भी हमको पढ़ाना है, समय आने पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।